बड़ला साहब, आपने एक तो ये भी बताना है कि इंतजामी ढांचा किस हद तक मुतासिर है पीटीआई का कि जिसकी वजह से आज इख्तिलाफात बढ़ चढ़कर मीडिया की जीनत बने हुए हैं। और दूसरा ये कि अलीमा बीबी की बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मिनरल्स वाले मामले पर कहीं ना कहीं बानी पीटीआई की आज़ादी का नुस्खा मौजूद है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो सोचते हैं, जो समझते हैं, वो इसके बिल्कुल बरक्स है। आपको लगता है कि कोई ना कोई वाकई एक ऐसा फॉर्मूला है कि जिसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिकली अगर पीटीआई गौर करे तो बानी पीटीआई की रिहाई पॉसिबल हो सकती है? चलिए, अब मैं जेल वाले इशू पे थोड़ी सी बात कर लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। देखिए, मैं दुनिया की मिसालें तो नहीं दूंगा, पाकिस्तान की बात करता हूं। पाकिस्तान में ये रजी साहब ने बिल्कुल बड़ी दुरुस्त बात की है कि जेल मैनुअल में मुलाकात है। पहली बात तो ये है कि अदालत की ज़रूरत ही क्यों पेश आए, क्यों किसी को ज़रूरत पेश आए कि वो हाई कोर्ट जाए। मैं इसी मुल्क में आसिफ अली जरदारी से मिलता रहा हूँ जेलों में, मैं यूसुफ रज़ा गिलानी को मिलता रहा, उनकी फैमिली की किताब लिखता था। इसी तरह मैं ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक को मिलता रहा, मखदूम जावेद हाशमी को मिलता रहा जेलों में, शरीफ फैमिली को मिलता रहा। तो गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में कभी भी ये ज़रूरत पेश नहीं आई थी कि आप अदालत से रजू करें तो आपकी मुलाकातें हों। अब अगर जब अदालत ने सलमान अकरम राजा को कोऑर्डिनेटर बना दिया तो उनके दिए हुए नामों पे मुलाकात हो जानी चाहिए। फिर देखिए, फैमिली के लोगों से मुलाकात ना करवाना मैं समझता हूँ कि ये इंसानी हकूक़ की तज़लील है। इसलिए तज़लील है कि देखिए, वो जो शख्स जेल में बंद है, उसकी ना माँ है ना बाप है, इस वक्त बीवी उसकी जेल में है, तो उसकी बहनें ही हैं, बहनें उसकी मिलने जाती हैं, वो उनको भी मुलाकात नहीं करवाई जाती। तो मैं समझता हूँ ये जो सकलैन साहब ने बात की है ना, तो एक तरह की ये आमरीयत है यहाँ पे। उसको बेशक जमहूरियत का लबादा पहनाया हुआ है, ये कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है। अब आ जाइए इख्तलाफात की तरफ के पीटीआई में जो इख्तलाफात है, ज़ाहिर है जो शराजे की आपने बात की कि बिखरा हुआ है, उसकी ढांचा जो है दुरुस्त नहीं है। देखिए, उनके जो सारी लीडरशिप है, जो सीनियर लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी हैं, वो भी जेल में हैं। पंजाब में महमूद रशीद, एजाज चौधरी और डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा समेत उनकी सीनियर जो क़यादत है वो या जेलों में बंद है, या वो छुपी हुई है, या मफरूर है, या मुल्क से बाहर है। तो उन्हें एक आर्जी बंदोबस्त करना पड़ा, वकला का सहारा लेना पड़ा, वो वकला को ओहदे दे दिए गए। अब वकला की आपस की भी बहुत सी लड़ाइयाँ होती हैं और वो लड़ाइयाँ वो पार्टी में भी ले आते हैं। जैसे ये फैसल चौधरी की और इनकी सलमान अकरम राजा की आप देख लें, या शोएब शाहीन की देख लें। तो मेरा ख्याल है कि ये इतना इख्तलाफ शायद पार्टी में नहीं जितना वकला में है, और खुशकिस्मती या बदकिस्मती से वो वकला पार्टी का हिस्सा है। आपके नजदीक पार्टी का चेहरा मोहरा बने हुए हैं। आंसर मुझे दीजिएगा, आपके नजदीक आपको लगता है कि ये कोशिश फिर बेहतर रहेगी कि अगर इतना इख्तलाफात लोगों में पाए जा रहे हैं तो अगर किसी फैमिली मेंबर को लीडरशिप या फौरी तौर पर क़यादत सौंप दी जाए तो मामला थोड़े बेहतर हो सकते हैं? मैं डायरेक्टली अलीमा खान साहिबा की बात करी क्योंकि मूसा बीबी तो खुद इस वक्त जेल में है और तो कोई रह नहीं गया फिर पीछे बाहर। नहीं, इस सिलसिले में देखिए, इमरान खान से बात कई दफ़ा हुई है लोगों की, ठीक, वो खुद इस बात के कायल हैं कि मैं मरूसी सियासत नहीं करना चाहता। वो मरूसी सियासत के खिलाफ बात करते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो मरूसी सियासत नहीं करेंगे, वो कोई ओहदा अपनी बहनों को नहीं देंगे। अब देखिए, उन्होंने अपनी पार्टी के कई, जैसे मुराद सईद और लोगों को लॉन्च करना शुरू कर दिया है, जैसे जुनैद अकबर, अब पुराने लोग आने शुरू हो गए हैं। पंजाब में आलिया हमजा आ गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि वकला वक्त के साथ साथ पीछे हो जाएंगे और पार्टी के असल लोग आगे आ जाएंगे।